Hello and welcome, friends. Good morning to all of you once again. हाँ, तो हम देखिए क्लास का टाइम हो गया सुबह मॉर्निंग का 9:15 का शेड्यूल है आज का। तो जितने भी लोगों को लिंक आ चुका है प्लीज़ लाइव आ जाए। और जो लोगों को लिंक आ चुका है लेकिन अभी लाइव नहीं हुए हैं तो उनसे भी जल्दी से आ जाए फटाफट, क्लास का टाइम हो चुका है। और आपको पता है कि टाइमिंग जो है वो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना। टाइम से अगर आप आएंगे तो टाइम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और ऑनलाइन शेड्यूल ये आपके लिए बनाया हुआ है। और आपने पिछले 2 हफ्ते से, लास्ट 2 वीक से जो सेशन चल रहा था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले, उससे पहले हमने आर्टिकल्स किया था, फिर नाउन किया था, फिर प्रोनाउन चल रहा था। प्रोनाउन में मंडे, ट्यूसडे और आज वेंसडे है, तीसरा दिन है आज का। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने थे। और जैसा आप सबको पता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करना रहता है। तो जो बाकी रह गया था कल, लास्ट हम लोग ने जो प्रोनाउन डिस्कस किया था दैट रेसिप्रोकल प्रोनाउन था, जिसमें वन, अदर और ईच अदर डिस्कस किया था। आज उसी कंटिन्यूशन चलेंगे। तो प्रोनाउन से स्टार्ट करें, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज प्रोनाउन। और इसमें टुडेज टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए किसी किताब में इसको और करके भी लिखा हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप कहेंगे कि दोनों और करके लिखा हुआ इसका मतलब एक ही चीज होंगे। एक है तो, लेकिन इंग्लिश में जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम है। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेल्फ लगाने से बोलता है, और प्लूरल होगा तो उसमें सेल्फ लगा दिया जाता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ और प्लूरल होगा तो सेल्फ लगा के बनता है। मतलब बोथ आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर इंग्लिश में सेम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो प्लेसमेंट होता है उससे, और जो इसका हिंदी में मीनिंग निकल के आता है उससे आप ये पता करेंगे या पता चलता है कि इसमें बेसिक डिफरेंस कहाँ पर है। ठीक है, देखिए जब कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो इसकी हिंदी होती है स्वयं या खुद। और अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा तो इसकी हिंदी होगी स्वयं को या खुद को। अब आपको लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक जगह स्वयं लिखा है और एक जगह लिखा है स्वयं को, ऐसे ही वहां उर्दू में खुद होता है और खुद को। अब इसको अंतर समझने के लिए एक सेंटेंस देखिएगा। जैसे मान लिया लिखा हुआ है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस है ही himself came to the coaching. ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज्ड, यहां पर देखिए हिमसेल्फ लिखा है और यहां पे हिमसेल्फ लिखा है। कहने का क्या मतलब है कि अब हम इसको क्या माने, कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने कि एम्फेटिक प्रोनाउन माने, बिकॉज इंग्लिश में दोनों को एक ही तरह से लिखा जाता है। यहां पे हिमसेल्फ है और यहां पे हिमसेल्फ है। तो बताइएगा इन विच सेंटेंस इज इट इज रिफ्लेक्सिव एंड इन विच सेंटेंस इट इज रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन। फर्स्ट में या सेकंड में टाइप करिएगा और बताइएगा कि फर्स्ट सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, या सेकंड सेंटेंस में एम्फेटिक है या रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले सेंटेंस की हिंदी क्या है, ही मतलब उसने हर्ट घायल कर लिया, किसको, अपने आप को। तो उसने अपने आप को घायल कर लिया। ठीक, दूसरा सेंटेंस है ही हिमसेल्फ केम टू द कोचिंग, वह खुद कोचिंग आया था या वह स्वयं कोचिंग आया था। सही है, तो यहां पर इसकी हिंदी क्या आ रही है, वह स्वयं या वह खुद कोचिंग आया था। ठीक है भाई, यहां पर क्या है, उसने खुद को या स्वयं को घायल कर लिया। तो देखिए हिंदी से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। यहां पर जब आप स्वयं को या खुद को लिखा था तो इसका मतलब ये क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर इसकी हिंदी स्वयं या खुद है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है आपका। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए आपको आसान कर देते हैं कि
मान लीजिए किसी सेंटेंस में, इसको मिटा दें आगे, ऊपर का तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस जो लिखा था आपने, ही हर्ट हिमसेल्फ, सही है, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हर्ट क्या लिखा है आपने, वर्ब, मेन वर्ब है ये आपकी, और हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि वर्ब से पहले जो लिखा होता है नाउन या प्रोनाउन, उसे आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो लिखा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में हिमसेल्फ जो भी आपने कहा था, उसने अपने आप को चोट लगा ली, तो अपने आप को, इसका मतलब ये कौन सा है, बताइए, ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस, और दूसरा जो लिखा था आपने कौन सा, ही हिमसेल्फ केम हेयर, वह खुद यहां आया था, तो वह खुद यहां आया था, ये कौन सा है आपका, ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों है, इसको भी समझ लीजिएगा। एम्फेटिक शब्द किससे बना है, एम्फेसाइज से, ठीक है भाई। और रिफ्लेक्सिव शब्द किससे बना है, रिफ्लेक्शन से, ठीक। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता हो उसे आप क्या कहते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी सेंटेंस में अगर वो वर्ब से पहले लिखा है, जैसे यहां पर देखिए केम क्या है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब से पहले लिखा है, या आप कह लीजिए जो सब्जेक्ट होता है उसके नजदीक लिखा है, तो ये एम्फेटिक कहलाएगा। और एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, यानी कि अपनी बात को मजबूती से कहना या जोरदार ढंग से कहना। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने फीस जमा कर दी है, तो आपने कहा हाँ सर मैंने फीस जमा कर दी है। फिर 10 मिनट बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, आप सबने फीस जमा कर दी है, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ सर मैंने खुद फीस जमा करी है, या मैंने स्वयं फीस जमा करी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फीस जमा करना एक्शन है उसको आप एम्फेसाइज करते हुए कह रहे हैं मैंने खुद या मैंने स्वयं। तो जब मैंने खुद, जैसे आई माई सेल्फ आप कहेंगे इंग्लिश में कि आई माई सेल्फ सबमिटेड द फी, मैंने खुद फीस जमा की है, तो इसका मतलब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं अपने द्वारा किए गए काम को। तो इस सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब यहां पर ये जो वर्ब है, इसका रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि आप ये कह सकते हैं, जो वर्ब अभी आप पढ़ेंगे आगे, एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इनट्रांजिटिव। जानते हैं आप ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है ट्रांजिटिव हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, क्रियाएं, यानी ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जनरली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो वर्ब, उसको हम कहते हैं कि उसका जो एक्शन होगा उसको कोई ना कोई रिसीव करेगा, यानी कि उसका प्रभाव किसी पर पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम ट्रांजिटिव रखा गया है। और ये शब्द बना है ट्रांजिशन से, यानी ट्रांजिट करना है। हाँ, तो कुल मिला के इतना समझ लीजिएगा कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होगी वो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एम्फेटिक क्या होता है, एम्फेटिक क्या होता है, जो नाउन लिखा हो या सब्जेक्ट लिखा हो उसके तुरंत बाद अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है तो ये बताएगा किए गए काम पर अपना प्रभाव या उसको एम्फेसाइज करना, तब ये इसके तुरंत बाद लिखा गया होगा। तो ये दो चीजें हैं, एक सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है और दूसरे सेंटेंस में उसे आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये आप ये समझिएगा कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइएगा, ही एंजॉयड द पार्टी, पहला है, और दूसरा है ही
एंजॉयड इन द पार्टी। ठीक, दोनों सेंटेंस में आप ये बताइएगा कौन सा सही और कौन सा गलत है। इसमें ग्रामेटिकली देखें तो एक सेंटेंस सही है और एक गलत है। बताइए विच इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। टाइप करिएगा बॉक्स में और बताइएगा कि किसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ही एंजॉयड द पार्टी और दूसरा है ही एंजॉयड इन द पार्टी। दो सेंटेंस हैं, देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, और उस अंतर की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट माना जाता है। अब अगर आप देखें ही एंजॉयड द पार्टी, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है। एंजॉयड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और द आर्टिकल हो गया, पार्टी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सही है। यहां देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इन जो है वो प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, पार्टी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सही। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, पहले सेंटेंस की हिंदी है ही एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी एंजॉय की। दूसरा ही एंजॉयड इन द पार्टी, उसने पार्टी में एंजॉय किया। ठीक, तो दोनों सेंटेंस को अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और अगर आपसे पूछें बताइए जो एंजॉय वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो क्या जवाब मिलेगा पता है? देखिए, अगर किसी वर्ब को आपको ये पहचानना है कि वो ट्रांजिटिव है तो दो क्वेश्चन करते हैं, क्या, किसे या किसको। ने कहा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो दी गई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो उस वर्ब से रिलेटेड आप दो क्वेश्चन करिएगा। क्या? पहला क्या है, और किससे या किसको। अगर आपको इसका रिप्लाई यानी कि जवाब मिलता है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है। जैसे ही एंजॉयड द पार्टी, अब हम आपसे सवाल करें कि उसने पार्टी में उसने क्या एंजॉय किया, सॉरी क्या लिखें, उसने क्या एंजॉय किया, तो आपका जवाब क्या होगा? पार्टी। ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये एंजॉय वर्ब कैसी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट आपका पार्टी हो जाएगा। अब ही एंजॉयड इन द पार्टी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उसने पार्टी में एंजॉय किया। फिर आप ये पूछेंगे उसने पार्टी में क्या एंजॉय किया, तो क्या आ गया ना। तो जैसे ही आपने सवाल किया क्या, अब यहां पर इन आ गया प्रपोजिशन, और ये पार्टी जो है ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। इसका मतलब ये जो एंजॉय जो कि आपने कहा था ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे आप? आपका तरीका क्या होना चाहिए, इसमें ये जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ना, इसका रिफ्लेक्सिव pronoun is used as an object of the verb। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है और ऑब्जेक्ट मिसिंग है, नहीं दिया गया है, तो भाई उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो होगा ना, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो उसका आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, तो यहां पर आप लिखेंगे ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा कि उस, या तो यहां पर लिखा होता ही एंजॉयड नॉनवेज इन द पार्टी, ही एंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी, ही एंजॉयड डांस इन द पार्टी। इसका मतलब उसने क्या एंजॉय किया? म्यूजिक एंजॉय किया, डांस एंजॉय किया, नॉनवेज एंजॉय किया। बट इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन देन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ट्रांजिटिव वर्ब। कुल मिला के इतना ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, और अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कुल मिला के ये अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको, और इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस भी। अब
आते हैं आपके पर्टिकुलर एग्जाम पर, जिस एग्जाम को आप अपियर होना है, तो उसमें सेंटेंस कैसे पूछे जाते हैं या किस वर्ब को लेकर के ज्यादा उसमें सवाल किया जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइएगा कि यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए लिखा हुआ है क्या, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल का मतलब होता है किसी चीज का मौके का लाभ उठाना। ये अवेलेबल शब्द जो है उसी से बना है। अवेलेबल का मतलब जो चीज उपस्थित हो या आपको आसानी से सुलभ हो, तो अवेल का मतलब उस चीज को मौके का फायदा उठाना। अवेल ये वर्ब है। अब ये बताइए, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर अवेल जो वर्ब है, इसका मतलब मौके का लाभ उठाना या फायदा या लेना होता है। तो जैसे ही आपने कहा कि आपको लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए या किसका फायदा उठाना चाहिए, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन किया तो आपको पता चला कि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऑफ क्या प्रपोजिशन लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रपोजिशन। फाइन। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। मतलब ये जो वर्ब है, और ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इज मिसिंग, नहीं दिया गया है। फाइन। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए जो सब्जेक्ट है ना, यू, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाइए, और यहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रख दीजिए। अब यू का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, योरसेल्फ। तो यहां पर लिखिए यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस चांस या ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। अब मुझे लगता है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको कि सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो और सेंटेंस में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, तो उस सेंटेंस का जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप उस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक। अब मैं आपको कुछ एक वर्ब की लिस्ट यहाँ पर लिखा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि जैसे ही आप इन वर्ब्स को देखें किसी सेंटेंस में, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इन वर्ब्स के बाद या तो ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो उस सेंटेंस में वही काम करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उस सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब वो वर्ब कौन कौन सी हैं, इसका मैं ऊपर एक लाइन भी लिख देता हूं कि वर्ब्स विच आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। मतलब ये है कि ऐसे वर्ब जिनका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ किया जाता है, यानी कि जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। ठीक है। अब वो वर्ब कौन कौन सी हैं देखिए, एक्विट, एब्सेंट, अवेल, एंजॉय, अप्लाई, एक्विट, एब्सेंट, अवेल, एंजॉय, अप्लाई, एडजस्ट, है ना, अम्यूज, रिकंसाइल, ठीक है, और रिजाइन, रिजाइन, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, सैक्रिफाइस। ठीक है भाई, तो एक बार जरा इस लिस्ट को देख लीजिए कि इसमें जो वर्ब दिए हैं, हाँ इसमें एक वर्ब है, एक और लिखिए जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, एक्सल्ट, EXERT, और ADAPT, अडेप्ट। ये एडजस्ट का जो यहाँ लिखा था एडजस्ट, उसी का सिनोनिम है अडेप्ट। और एक है प्राइड।
और ए से आपने एक वर्ब पढ़ा होगा, ए से लिख देता हूँ यहाँ पर। एक होता है एवेंज और एक होता है रिवेंज। एवेंज और रिवेंज, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये लिस्ट है आपके सामने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्विट, अच्छा मीनिंग मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ, अगर आप चाहें तो लिख लिएगा या याद कर लिएगा। एक्विट का मतलब होता है किसी दोष से मुक्त करना। एब्सेंट, अनुपस्थित होना। अवेल, मौके का फायदा उठाना। एंजॉय, एंजॉय मतलब वही उत्सव या खुशी मनाना। अप्लाई, प्रयोग में लाना। एडजस्ट, समायोजित करना। एम्यूज, मनोरंजन करना। रिकनसाइल, हाँ सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आपके आया है ये रिकनसाइल वर्ब है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिकनसाइल का मतलब होता है कि तालमेल बैठाना, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना या रिकनसाइल कर लेना। और रिजाइन, त्याग देना। प्रोस्ट्रेट, इसको हिंदी में कहते हैं नतमस्तक हो जाना। इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, सेक्रीफाइस, ये आप जानते ही हैं। हाँ एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है कठिन प्रयास करना और जिससे थकान हो जाती है। जैसे इसका जो नाउन है वो बनता है एक्सर्शन। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं यार आज दिन भर बहुत काम किया, आज थकान बहुत हो रही है, इसका मतलब बहुत एक्सर्शन है बॉडी पर। तो एक्सर्शन नाउन है और एक्सर्ट उसका वर्ब बनता है। फाइन। ऐसे ही अडेप्ट है। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बना लेना, यानी कि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल से एकदम विपरीत परिस्थितियां आपके लिए अगर हैं तो वहां पर जाकर के अपने आप को ढाल लेना, नए परिवेश में अपने आप को समायोजित करना, दैट इज कॉल्ड अडेप्ट। प्राइड, गर्व करना। हाँ ये दो वर्ब हैं, इसको देख लीजिएगा। एक एवेंज है और एक रिवेंज है। एवेंज से ही बना है एवेंजर, जो मोटरसाइकिल है एवेंजर वो इसी से बनी है, इसका नाम रखा गया है। और एवेंज और रिवेंज का मीनिंग समझ लिएगा। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना और रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, लेकिन दोनों में फर्क ये है, रिवेंज जैसे आपके प्रति कोई भी अन्याय हुआ है और आप स्वयं उसका रिप्लाई यानी कि बदला लेते हैं तो आप क्या प्रतिशोध लेते हैं, उसको कहते हैं रिवेंज। और जब आप खुद नहीं बदला ले पाते हैं और 2 4 5 10 लोगों को साथ में लेके चलते हैं कि चलो आओ चलें वहां पर, आज उससे पंगा हो गया है और उसका बदला लेना है, तो वो एवेंजर मोटरसाइकिल पर 10 12 लोग जो एक साथ जाते हैं तो वो एवेंज के लिए जाते हैं। एवेंज का मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिया गया प्रतिशोध। तो ये दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इनके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो रिकनसाइल कर दिया मैंने आपको, हाँ जी, ये इंट्रोड्यूस देख लिएगा। और कहाँ गया जी, एब्सेंट, अवेल का मैंने एग्जाम्पल कराई दिया, और ये प्राइड। इतने वर्ब्स हैं जिनसे अब तक आपके यहाँ सवाल पूछे जा चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया होगा तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे करना है। क्या करना होगा, अगर ये वर्ब आपको दिख जाए तो आपको एक काम करना होगा, या तो देखिएगा इनके पास ऑब्जेक्ट दिया हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वही काम करिएगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है भाई। उस नाउन या प्रोनाउन को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसका बनाइएगा और इन वर्ब्स के पास रख दीजिएगा, तो वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्ब ऐसी थी जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना ज़रूरी है, और अगर नहीं लिखी हैं तो सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो ना लगा दिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मान लिया लिखा है ही इंट्रोड्यूस्ड राम एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, और दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इंट्रोड्यूस्ड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। फाइन। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहाँ क्या लिखा है, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, इंट्रोड्यूस किया है मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, और ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है। और उसके बाद देखिए राम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सही है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है कि ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने परिचय करवाया किसका, राम का, एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, यानी कि उस क्लब के जनरल सेक्रेटरी के रूप में। दूसरा देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, किसका। अब आप ये सवाल करेंगे उसने परिचय करवाया, तो किसका परिचय करवाया, ये नहीं दिया हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई सेकेंड फॉर्म,
और ये वर्ब अभी आपने कहा कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं है तो ये ही का ऑब्जेक्ट मतलब ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो यहाँ पर रख दीजिए। कोई और नहीं मिला तो उसने अपने आप को, सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, यानी उसने अपने आप का परिचय क्लब के जनरल सेक्रेटरी के रूप में करवाया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ही ये रूल लगाइएगा। अब ये नहीं कि यहां पर इंट्रोड्यूस देखा और राम लिखा है फिर भी यहां पर आप हिमसेल्फ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो याद रखिएगा, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो देयर इज नो नीड टू ऐड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इफ ऑब्जेक्ट इज मिसिंग then we can use reflexive pronoun as an object of that transitive verb। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ऐसे ही आपके एग्जाम में एक सवाल ये भी बन सकता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो वो गलत मानी जाती हैं। इसको भी देख लीजिएगा और ये इससे भी सवाल आ सकते हैं कि वर्ब्स which are not used reflexively, मतलब ऐसी वर्ब जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज करेंगे तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे लिखा है ही hid himself in the room। ये हिड क्या है, हाइड की सेकेंड फॉर्म है। हाइड मतलब छिपाना होता है और हिड मतलब छिप गया या छिपा लिया मान लीजिए। तो ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने किसको कमरे में छिपा लिया, कोई दूसरे को तो नहीं छिपाएगा, वो खुद ही जो छिपेगा। तो ही हिड हिमसेल्फ, यहाँ पर ये जो हाइड है इसके साथ ये जो हिमसेल्फ आपने यूज किया है ये जो है सुपरफ्लुअस है, या कह लीजिए ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट माना जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ही हिड इन द रूम। इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ही हिड इन द रूम, यानी कि वह कमरे में छिप गया। जाहिर सी बात है, वह छिपा है तो अपने आप को ही तो लेके छिपेगा या किसी और को लेके छिप जाएगा। इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ जो है दैट इज अनग्रामेटिकल, वो ग्रामेटिकल यूज में नहीं आता। अब इसमें जो वर्ब्स हैं वो लिस्ट में लिखा देता हूँ, उसको भी आप एक बार देख लिए कि अगर इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिख जाए तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आया है कि यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। ठीक, लिखा है यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को बुरे लड़कों की संगत से बचाना चाहिए। तो तुम्हें बचाना चाहिए इसका मतलब आप स्वयं को तो बचाएंगे। तो यहां पर जो योर सेल्फ लगाया है दैट इज अनग्रामेटिकल, या अन इंग्लिश एक्सप्रेशन में आता है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये सुपरफ्लुअस है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस में जैसे ही कीप वर्ब दिख जाए आपको, है ना, तो कीप के बाद अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है दैट इज नॉट करेक्ट, यही गलत है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए और सेंटेंस कहिए क्या कि यू शुड कीप फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, सॉरी फ्रॉम बैड बॉयज। अब मैं वो लिस्ट लिखे दे रहा हूं जो आपके काम की है ना, एक बार देख लीजिए। कीप है, स्टॉप है, टर्न है। कीप, स्टॉप, टर्न, बेथ, चीट। कीप, स्टॉप, टर्न, बेथ, चीट, है ना। रेस्ट, हाइड और मूव। रेस्ट है, हाइड है और मूव है। ये चार्ट है या लिस्ट आप कह लीजिए जो आपको ये बता रही है कि ये वर्ब्स के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा गया हो
तो आप उसको गलत मानिएगा और वही आपका करेक्शन होगा, या कह लीजिए आप जब कॉमन एरर्स में सेंटेंस आप कर रहे हो तो करेक्शन इस पॉइंट पे होगा, कहाँ पर, इन वर्ब्स के बाद अगर वो लिखा है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, चलिए और देखिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब से पहले लिखा है और वर्ब के बाद में लिखा है, दो ही चीज़ें होंगी। अगर वो वर्ब के बाद में लिखा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मानेंगे और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर वो वर्ब से पहले लिखा है या आप कह लिए कि सब्जेक्ट के नज़दीक लिखा हुआ है तो उसे आप एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है सेंटेंस में एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको दोनों बता दिए। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो सही माना जाएगा, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया हो तो वो गलत माना जाएगा। दोनों लिस्ट आपके पास हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे सेंटेंस, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए लास्ट का जो 10 मिनट्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपका ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी का पार्ट भी इंक्लूड रहेगा। तो जैसे कल भी किया था हम लोग ने वोकेबलरी, आज भी वोकेबलरी का एक पार्ट है। और उसमें कल मैंने आपको शायद वन वर्ड्स कुछ कराए थे, 5 वन वर्ड्स किए थे। आज हम लोग जो है इसमें एडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एडियम्स एंड फ्रेजेस। ये एवरी डे का है, रोज़ यही करेंगे कि क्लास के लास्ट में 5 से 7 मिनट 10 मिनट जो भी समय रहेगा आपका, उसमें आपको वोकेबलरी का सेगमेंट कराया जाएगा। ठीक, चलिए आज फर्स्ट है, एक होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ लिटरल। कॉक मतलब मुर्गा, बुल मतलब सांड, तो मुर्गा और सांड की कहानी, क्या मतलब है इसका। जनरली क्या होता है, मुर्गा और सांड ये एक ऐसी चीज है मन घड़ंत, यानी कि जो आपके मन में आ रहा है वैसी कहानियां बनाए दे रहे हैं। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ना ही इसका कोई भी पुराना हिस्ट्री है। इट मीन्स मन घड़ंत कहानी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में लिखा होता है कॉनकॉक्टेड स्टोरी। कॉनकॉक्टेड स्टोरी, हिंदी में इसको कहते हैं मन घड़ंत कहानी, कॉनकॉक्टेड स्टोरी। फाइन, चलिए सेकंड देखिए। अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप। बुल, फिर आगे देखिए वही बुल सांड, और ये आगे लिखा है चाइना शॉप, यानी कि चाइना की एक दुकान है जिसमें बुल है। तो इसका क्या मतलब होगा बताइए। हिंदी में टाइप करिए, इंग्लिश में टाइप करिए, जहां समझ में आए वैसे टाइप करिए। अ बुल इन अ चाइना शॉप, देखिए चाइना शॉप, जैसा आपको पता है कि चाइना शॉप का मतलब बहुत ही डेलिकेट आइटम्स होते हैं, है ना। डेलिकेट आइटम का मतलब नाजुक, क्षण भर में टूट जाने वाले, चले तो चले नहीं तो अदरवाइज वो कम समय के लिए होते हैं। और वहां पर आपने किसको बैठा दिया है, बुल को। और बुल जो है बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो जरा सा ही मूवमेंट करेगा तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसका मतलब रॉन्ग पर्सन एट अ राइट प्लेस, यानी कि जो जिस आदमी की जगह है उस जगह गलत जगह आपने उस आदमी को बैठा दिया है, तो उसे कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब अ रॉन्ग पर्सन एट अ राइट प्लेस, अ रॉन्ग पर्सन इन द राइट प्लेस। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ठीक है। और बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब अ रॉन्ग पर्सन इन अ राइट प्लेस। फाइन, और देखिए जो आपके एग्जाम में
और ये देखिए जो इडियम्स एंड फ्रेज मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछले 10 12 15 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें रिपीटिशन बहुत होता है, 10 में से 8 7 जो है वो आपको रिपीटेड मिलेंगी। तो इसको आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉर्ट आउट करके एक लिस्ट बना लिएगा। और अगर आप वाकई में सीरियस कॉम्पिटिटर हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख करके याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी लोगों को, जो लोग इस फील्ड में पहले से तैयारी कर रहे हैं, दे ऑलवेज आर डूइंग बेटर, यानी कि वो आपसे बेहतर कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें सबको आती हैं वो आपको भी आनी चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन देखिए लास्ट के 2 या 3% लोगों में जो कंपटीशन है एक्चुअली होता है ना। तो वो 2-3%, 5% के बीच की जो फाइट है उसमें आपको अपने आप को बहुत ही पॉलिश और फॉर्विश करना होगा एटलीस्ट। चलिए, तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बाकी सब लोगों को आती हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप रेस में वैसे ही बाहर हैं। भोजन चैनल शॉप हो गया। फिर देखिए एक और बताते हैं, ये फेबियन पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है? फेबियन, बताइए भाई। फेबियन पॉलिसी किसे क्या कहेंगे? ये बहुत बार आया एग्जाम में, फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी बताइए। नहीं, देखिए फेबियन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि किसी भी विषय में, किसी भी मुद्दे पर आप जो फाइनल डिसीजन है उसको लाने में बहुत ही लिंगर ऑन करते हैं, देर लगाते हैं, यानी कि डिलेइंग इन डिसीजन, डिलेइंग इन फाइनल डिसीजन, यानी किसी मुद्दे को बहुत दिनों तक लटकाए रखना और अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय ना लाना, ये जो नीति अपनाई जाती है उसे फेबियन पॉलिसी कहते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से ऐसे ही लटके हुए हैं और आज तक उनका फैसला नहीं आ पाया है। तो ऐसी जो नीति अपनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे फेबियन पॉलिसी कहते हैं। हाँ, अभी इस गवर्नमेंट में आया है फैसला, लेकिन इससे पहले आज से 70 सालों से पहले जो जो मुद्दे थे वो कहाँ आए थे? हाँ, 370 हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ये फैसले तो जो इस गवर्नमेंट में किए, अभी आपने किया ना, लेकिन फॉर लास्ट 60-70 ईयर्स इट हैज़ बीन लिंगर ऑन। और अभी बहुत सारे फैसले जो गवर्नमेंट के पास अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप देखिए जो इस समय कैंपेन चल रहा है आपका, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, तो वो भी तो आपका डिसीजन पेंडिंग में है, कहाँ उसको डिले। और ये फेबियन पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, वो एक ऐसा मैच खेलती है जिसको ड्रॉ मैच कहा जाता है, यानी ना आप जीतेंगे ना हम हारेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा है जो अभी आपका प्रोसेस में है, लेकिन वो उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट मूव जो जो कोरोना काल है ये खत्म होगा तो उसके बाद जब नई संसद सदन चलेगा तो उसमें उसका मुद्दा उठाया जाएगा और हो सकता है उस पर भी आपको एक अंतिम फैसला मिल जाए। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से वो पॉलिसी, वो नीतियां जिसपे फाइनल डिसीजन ना लाएं और चीज़ों को इधर उधर भटकाते रहने का मुद्दों को होता है, उसको हम फेबियन पॉलिसी कहते हैं। इन इंग्लिश, डिलेइंग इन फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन में जितना देर हो सके उसको लटकाए रखना, ये आपका फेबियन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, और देखिए एक होता है ब्लू रिबन। हटा दिए, ब्लू रिबन खाली रखिए, बताइएगा। ब्लू मतलब नीला और रिबन मतलब फीता होता है, जो आप जानते हैं फीता काटा जाता है या लगाया जाता है, लड़कियां लगाती हैं। तो ब्लू रिबन का क्या मतलब होगा? रिबन है और वो ब्लू है, तो ये क्या चीज़ बताता है? इसमें ब्लू से देखिए कई फ्रेज हैं मुझे याद आ रहे हैं। एक ब्लू रिबन है, एक है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू रिबन, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू आइड, ब्लू आइड है, ब्लू ब्लड भी है। ब्लू आइड, ब्लू ब्लड, नीली आंखें, नीला खून, नीला फीता। चलिए बताइए, नीले से देखिए 4-5 हैं जो पूछे गए हैं।
कलर से भी देखिए बहुत सारे फ्रेज बनते हैं। तो ब्लू रिबन मैं आपको बता दूं, ब्लू रिबन वो होता है, मान लीजिए कोई भी परीक्षा या कोई भी कंपटीशन हो रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा इनाम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वोच्च पुरस्कार, और इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम फेलिसिटेशन, सुप्रीम फेलिसिटेशन, है ना, जो होता है उसको प्रतीकात्मक रूप में ब्लू रिबन कहा जाता है। ठीक, ऐसे ही अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या मतलब हुआ, बोल्ट मतलब झटका, और यहाँ पर द ब्लू का मतलब है स्काई, स्काई से मतलब ऊपर वाले से है, यानी कि ऊपर वाले की तरफ से कोई ऐसी चीज या ऐसी घटना होती है जिसको ना पहले कभी हमने सोचा होता है और जो हमारे लिए दुखद होती है। तो अप्रिय घटना, हाँ, यानी कि अनप्लीजिंग, अनप्लीजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, वो घटना कैसी हो, अनप्लीजिंग हो और अनएक्सपेक्टेड, यानी कि पहले से हमने कभी सोचा भी नहीं था, और वो घटना जो होती है तो उससे भी काफी दुखद होती है, तो वो कहलाती है ऊपर वाले की तरफ से किया गया प्रहार, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फिर ब्लू आइड, कहते हैं कि दे आर ब्लू आइड बॉयज, मतलब फेवरेट, चहेते, जिसको हिंदी में आप कहते हैं, इंग्लिश में बन जाता है क्या, फेवरेट, जो पसंदीदा हो, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, उसे हम ब्लू आइड कहते हैं। और लास्ट है टुडे ब्लू ब्लड। जनरली क्या होता है, आप देखिए जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ब्लू ब्लड, इसका क्या मतलब हुआ, ब्लू ब्लड का मतलब ऐसे लोग जो किसी राजसी परिवार से संबंध रखते हो, शाही खानदान से बिलोंग करते हो, उन्हें कहते हैं ब्लू ब्लड, यानी कि ब्लू ब्लड का मतलब बिलोंग टू रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मतलब राजसी या शाही परिवार से संबंध रखने वालों के लिए ये फ्रेज यूज करते हैं, दे आर ब्लू ब्लड कहा जाता है ऐसा। ठीक है भाई, तो देखिए मैंने आपको चार और इससे पहले दो तीन बताई थी, तो फ्रेज हैं आज जो आपने कवर किए हैं या याद किए हैं, इसको रिवाइज करिएगा। और जो टॉपिक है आपका प्रोनाउन का, अभी देखिए प्रोनाउन के टॉपिक में कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो इट विल नीड वन मोर लेक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में जो है प्रोनाउन से जो रिलेटेड चीज़ें बाकी रह गई वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसी पर बेस्ड जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऑन थर्सडे, है ना, यानी कि कल की बात कर रहा हूँ। तो आज का चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की है, 10:05 पर जो क्लास है वो होती है, जिस वजह से, है ना, क्लास का टाइमिंग जो है सबको ध्यान रखना है, टाइमिंग के हिसाब से आप भी आइए और आप भी जाइए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हो घर पे होंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।